हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज हम लोग जो प्लांट किंगडम बेटा हम लोग 11th क्लास का जो पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम चैप्टर उसका उसकी आज हम थर्ड क्लास में हम लोग इंटर कर रहे हैं। आज की वीडियो में बेटा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा। इससे पहले की जो वीडियोस है बेटा, इससे पहले की जो क्लासेस है उसमें हमने प्लांट का क्लासिफिकेशन, अलगी और ब्रायोफाइटा डिस्कस कर लिया है और आज की क्लास में हम लोग टेरिडोफाइटा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तेजी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले अगर आप देखिए अलगी के केस में चाहे अलगा के केस में देखिए बेटा, और चाहे ब्रायोफाइटा के केस में देखें, है ना, चाहे ब्रायोफाइटा के केस में देखें, इन दोनों ही केस में अभी प्लांट बॉडी कैसी थी, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी, बहुत ज्यादा वेल डिफरेंशिएटेड नहीं थी। इन दोनों के ही केस में, यानी अलगी के केस में भी और ब्रायोफाइटा के केस में बेटा, दो तीन चीजें मैं यही बता दे रहा हूं ताकि आप जब इसे कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो बेटा, अलगी के केस में भी और ब्रायोफाइटा के केस में भी कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे वैस्कुलर टिश्यू दोनों में एब्सेंट था, मैकेनिकल टिश्यू दोनों में ही एब्सेंट था, है ना, मैकेनिकल टिश्यू भी एब्सेंट था। ठीक है बेटा, इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। यहां पर अभी भी इन दोनों में, यानी अलगी के केस में भी और ब्रायोफाइटा के केस में, ट्रू रूट स्टेम और लीफ कैसा था, एब्सेंट था। ट्रू रूट स्टेम लीफ एब्सेंट था। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा कि ये सारी चीजें बेटा इनमें नहीं पाई जा रही थी। लेकिन जब हम टेरिडोफाइटा में बढ़ते हैं ना, तो टेरिडोफाइटा में बेटा हमें ट्रू रूट स्टेम लीफ मिलता है, वहां पर हमें वैस्कुलर टिश्यूज भी मिलता है। हां ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम। यहां पे जाइलम और फ्लोएम उस तरीके का तो नहीं होता है, उतना एडवांस नहीं होता है जितना आपके एंजियोस्पर्म में होता है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर पाया जाता है विद सम लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशन के साथ, लेकिन यहां पर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये टेरिडोफाइटा आर फर्स्ट ग्रुप ऑफ वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मतलब, देखो यहां पहले समझते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है। क्यों? क्रिप्टोगैम्स का क्या मतलब होता है? क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है जो सीड नहीं बनाते हैं। भाई तीन इसमें आते हैं, तीन लोग इंक्लूड होते हैं, अलगी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, तीन लोग इसमें क्रिप्टोगैम्स में आते हैं जो सीड नहीं बनाते हैं, ये तीनों लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ, है तो क्रिप्टोगैम्स ही, लेकिन कैसा है, वैस्कुलर है। वैस्कुलर मतलब इसमें वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाएंगे, यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे। है तो ये क्रिप्टोगैम्स ग्रुप का, ग्रुप मतलब अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा उसी ग्रुप का है, लेकिन उसमें क्या है, वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाएंगे। अभी बेटा मैंने बताया इससे पहले अलगा और ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम दो मेन ग्रुप पढ़ेंगे एनसीईआरटी के लिहाज से। वैसे तो मैं आपको चार ग्रुप पढ़ाऊंगा, एक फर्न है और एक हॉर्सटेल है। नेक्स्ट, evolutionary they are the first terrestrial plant to possess vascular tissue that is xylem and phloem। वही बात, क्योंकि देखिए हम ये मानते हैं कि सबसे पहले आया होगा अलगी, उससे ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये हमारा पूरा एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। इसमें सब, अगर ये सवाल इस तरीके से आता है कि वो कौन सा प्लांट का डिवीजन है जिसमें सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यूज अपीयर हुआ, ऑप्शन आ जाएगा अलगी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है। तो वो सबसे पहले टेरिडोफाइटा में दिखा बेटा, क्योंकि इससे पहले तक क्या थे, एब्सेंट थे। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें जाइलम पाया जाता है और फ्लोएम भी पाया जाता है। ठीक है, फ्लोएम भी पाया जाता है, लेकिन विद सम लिमिटेशंस। देखो यहां पर बेटा आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जाइलम का फंक्शन होता है वाटर का कंडक्शन करना, फ्लोएम का कंडक्शन, फ्लोएम जो है वो फूड का कंडक्शन करता है। तो जाइलम में क्या चीज एब्सेंट होती है, वेसल्स एब्सेंट होती है। जाइलम में जहां पे जाइलम पैरेन्काइमा होती है ना, वेसल्स होती है, ट्रैकीड्स होती है, ये सारी चीजें होती हैं, उसमें 4 तरह की होती हैं जाइलम में सेल्स, तो उनमें से वेसल एब्सेंट होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे टिक कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। तो जाइलम में क्या एब्सेंट होता है, वेसल्स एब्सेंट होती है। वाइल इन फ्लोएम कंपेनियन सेल भी एब्सेंट होती है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और बात यहां बता दे रहा हूं कि फ्लोएम में कंपेनियन सेल के साथ साथ फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और सीव ट्यूब्स पाए जाते हैं,
लेकिन इस केस में यानी टेरिडोफाइटा के केस में बेटा इसे लिख लीजिएगा आप लोग, सीव ट्यूब इज एब्सेंट but sieve cells is found. ठीक है बेटा, but sieve cells is found. तो ये हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स फाउंड इन, इनकी हैबिटेट क्या होती है, किस तरह के नेचर में, इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो ऐसी जहां पर कूल, डैम, शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस में, बट सेम मे बी ग्रोन इन सैंडी सॉइल कंडीशन, ये इनकी कंडीशन होती है। नेक्स्ट, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है, यानी 2n होती है, यानी डिप्लॉइडिक होती है। इससे पहले की क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है डिटेल में कि प्लांट बॉडी, और वहां पर मैंने आप लोगों को ये बात बता भी दिया था कि आप टेरिडोफाइटा की बात करिए, आप जिम्नोस्पर्म की बात करिए, तो वहां पर मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है, यानी 2n होती है। लेकिन आप बात करिए ब्रायोफाइटा की, तो वहां पर मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, वहां पर बेटा गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का फर्क मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोगों ने नोट्स में लिख भी लिया होगा। आप लोग देखिए लास्ट क्लास, अपना नोट्स पलटिए, आप लोग नोट्स पलट के देखिए बेटा, उसमें मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पोरोफाइट जो है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इस यहां पर यानी टेरिडोफाइट्स केस में वेल डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम और लीफ पाया जाता है। ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम और लीफ पाया जाता है। अच्छा, अब यहां पर देखो, लीफ दो तरह की होती है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो तरह की होती है। एक होती है साइज में छोटी होगी, उसे माइक्रोफिल कहेंगे। फिल असल में लीफ को कहते हैं। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटी, और जो लार्ज साइज की लीफ होगी वो मैक्रोफिल कहेंगी। माइक्रोफिल इज फाउंड इन सिलाजिनेरा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके टेरिडोफाइट्स के लिए। और दूसरा एग्जाम्पल है जो मैक्रोफिल्स पाई जाती है वो आपके बेटा इस फर्न में पाई जाती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है अभी भी एब्सेंट है। ब्रायोफाइटा में भी एब्सेंट थी, टेरिडोफाइटा में भी एब्सेंट है। सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब होता है? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि प्लांट जो चौड़ाई में बढ़ता है ना, आपने देखा होगा बैंगन का प्लांट देखिए आप, कितना मोटा सा होता है, बहुत चौड़ा। तो वो जो चौड़ाई होती है ना, आप मैंगो का प्लांट देख लीजिए, जो चौड़ाई होती है ना बेटा, ये चौड़ाई को असल में हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और उसके लिए जो टिश्यू जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कैम्बियम कहलाता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, एनाटॉमी जब चैप्टर पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मॉर्फोलॉजी के बाद, तो वहां पर हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि आखिर सेकेंडरी टिश्यू होता क्या है, कैसे होता है, किस तरीके से उसमें ग्रोथ होती है। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्या होता है, यानी टेरिडोफाइटा के केस में सेकेंडरी ग्रोथ बेटा अभी भी एब्सेंट है ना। एवोल्यूशनरी लिहाज से अभी सेकेंडरी ग्रोथ हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होता है। लेकिन एक प्लांट ऐसा है, एक टेरिडोफाइट ऐसा है जहां पर हमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखती है, बट एक्सेप्शनली सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन आइसोइड्स। ठीक है, ये बेटा एक ऐसा प्लांट है आइसोइड्स जिसमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखती है। ठीक, अच्छा, स्पोरोफाइट क्या होता है? ब्रायोफाइटा में देख लीजिए, ब्रायोफाइटा नोट्स पलटिए, आप लोग नोट्स पलटिए। अगर बेटा आप लोगों ने नोट्स बना रखा होगा तो वहां पर आप ये देखेंगे कि स्पोरोफाइट जो है, जो स्पोरोफाइट 2n जो होता है, डिप्लॉयड होता है, उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं। उसमें जब मियोसिस होती है तो स्पोर बनता है, और यही स्पोर क्या होता है, डायरेक्ट जर्मिनेट करके क्या बनाता है? बोलो बेटा, क्या बनाता है? वो बनाता है गैमेटोफाइट। ठीक है, अब देखो यहां पर स्पोर आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया असल में आप समझो एकदम, ये दो पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझो, ये दो पॉइंट्स को, बहुत कंफ्यूजन रहता है। स्पोरेंजिया असल में उस थैले को कहते हैं, उस बैग को कहते हैं, या उस स्ट्रक्चर को कहते हैं, ऐसे समझो। वो स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर प्रेजेंट होगा, एकदम आसान भाषा में समझो, वो स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर प्रेजेंट होगा उसे हम लोग स्पोरेंजिया कहेंगे। ठीक है, उसे हम लोग स्पोरेंजिया कहेंगे। तो स्पोर कहां प्रेजेंट होता है? स्पोरेंजिया में। आगे देखते हैं, लीव्स विच हैव स्पोरेंजिया और स्पोर आर कॉल्ड स्पोरोफिल कहते हैं। अब यहां पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, देखो बेटा, लीफ असल में दो तरह की होती है। एक वेजिटेटिव लीफ होती है और एक रिप्रोडक्टिव लीफ होती है। एक आपकी वेजिटेटिव लीफ होती है और एक आपकी रिप्रोडक्टिव लीफ होती है। ठीक है, देखो
वेजिटेटिव लीफ का मतलब, या देखो आम के प्लांट में देखो, आप किसी और के प्लांट में, सेब के प्लांट में देखिए जो लीफ होती है, आप पाएंगे कि वो लीफ कैसी है, वो तो वेजिटेटिव लीफ है ना भाई, वो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है भाई। आप आम कैसे खाते हैं, वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ही तो है, या सेब आप जो खाते हैं वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट तो ही है। वो आखिर हो कैसे रहा है, वो बेटा लीफ की वजह से होता है। तो वहां पे लीफ क्या होती है, फोटोसिंथेसिस करती है। तो उस तरह की लीफ जो होती है वो वेजिटेटिव लीफ होती है, और उसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोफिल्स। तो जो वेजिटेटिव लीफ्स होती हैं वो बेटा ट्रोपोफिल्स कहलाती हैं। ठीक है, इसे याद रखना है, ये सब बातें ट्रोपोफिल्स कहलाती है। मैं यहां पे ऐसे वेजिटेटिव लीफ मतलब इन्वॉल्व इन, जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, उसे हम लोग वेजिटेटिव लीफ कहेंगे, या उसका साइंटिफिक नेम जो है वो ट्रोपोफिल्स होगा। रिप्रोडक्टिव लीफ मतलब जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, ऐसे स्पोर अपने लीफ में रखेंगे जो कि रिप्रोडक्शन करती है। तो रिप्रोडक्टिव लीफ का क्या क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव लीफ को बेटा हम लोग, रिप्रोडक्टिव लीफ को हम लोग स्पोरोफिल कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? रिप्रोडक्टिव लीफ को हम लोग क्या कहेंगे, स्पोरोफिल कहेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? वो लीफ दो तरह की होती है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। वो लीफ जो फोटोसिंथेसिस करती है उसे ट्रोपोलीफ्स कहते हैं, ट्रोपोफिल्स कहते हैं, सॉरी, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया ट्रोफिल्स असल में मतलब लीफ को कहते हैं, ट्रोपोफिल्स। और वो लीफ जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है उसे हम लोग स्पोरोफिल कहते हैं। अब आ जाओ इधर। अब कह रहा है कि वो लीफ जिसमें स्पोर पाया जाता है, ये एक लीफ है, ठीक है, मान लीजिए ये एक लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, और इस लीफ में बेटा ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, जाहिर सी बात है स्पोर होगा। बोलो बेटा, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, स्पोर होगा। तो इस लीफ को हम लोग क्या कहेंगे, वो लीफ जिसपे स्पोरेंजिया हो या स्पोर हो, उस जाहिर सी बात है वो तो रिप्रोडक्टिव लीफ हो गई ना भाई, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पोरोफिल कहेंगे। अच्छे तरीके से समझ लो इसको, बहुत कंफ्यूज करता है, स्पोरोफिल कहेंगे। अच्छा, अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि स्पोरेंजिया एक ग्रुप में प्रेजेंट होती है, बहुत से स्पोरेंजिया मतलब मैंने कह दिया स्ट्रक्चर, कोई थैला, कोई बैग जिसमें स्पोर हो। अब अगर स्पोरेंजिया मान लीजिए, अगर बेटा स्पोरेंजिया मान लीजिए ग्रुप में प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोरई, SORI। इसे प्लूरल सिंगुलर सोरस भी कहते हैं। मान लो बहुत सी यहां पे प्रेजेंट हो इस तरीके से, तभी एक ग्रुप में क्या कहलाएगी, सोरी कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और टर्म का मतलब तुम्हें बता दे रहे हैं, एक टर्म होता है स्ट्रोबिलस। वैसे ये जिम्नोस्पर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं यहां बोल दे रहा हूं। स्ट्रोबिलस का क्या मतलब होता है, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल। ये एक स्पोरोफिल है, ये दूसरी स्पोरोफिल है, ये तीसरी स्पोरोफिल है। तो ग्रुप स्ट्रोबिलस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल। यानी जो स्पोरोफिल्स होती हैं जब ग्रुप में रहती हैं या कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्पोरोफिल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस। बात समझ में आई? समझ में आई? आगे चले। ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पोरोफिल क्या होती है, स्पोर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया क्या होती है, सॉरी क्या होती है, स्ट्रोबिलस क्या होता है, ये सारी चीजें बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या, अब देखो बेटा स्पोर जो होते हैं, स्पोर दो तरह के होते हैं, होमोस्पोरस यानी सेम टाइप के स्पोर, सेम टाइप ऑफ स्पोर। अगर सेम टाइप के स्पोर हैं, मॉर्फोलॉजिकली ही बात हो रही, जाहिर सी बात है, शेप के लिहाज से अगर सेम तरह के स्पोर हैं तो उस स्पोर को हम लोग होमोस्पोरस कहेंगे। बट कोई भी प्लांट में बहुत तरह के स्पोर बनते हैं, बहुत ज्यादा स्पोर बनते हैं, तो अगर एक ही तरह के सारे बन रहे हैं तो वो होमोस्पोरस होगा। जैसे इसका एग्जांपल है इक्विसिटम, जिसे हॉर्स टेल कहते हैं, लाइकोपोडियम और फर्न। ये जो टॉपिक है इसे तुम लोग कम से कम 50 बार टिक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है मेडिकल में कि अजोला क्या है, सिलाजिलिना क्या है, हेट्रोस्पोरस है या होमोस्पोरस है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, हेट्रोस्पोरस मतलब दो तरह का स्पोर। मान लो
एक स्पोर ये बड़ी साइज का है, एक छोटी साइज का, तो जाहिर सी बात है ये मेगा स्पोर हो जाएगा और ये माइक्रो स्पोर हो जाएगा। तो दो टाइप के अगर स्पोर हो तो उसे हेट्रोस्पोरस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अजोला, सिलाजिनेला, टिक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है सिलाजिनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया। साल्विनिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉरो ऑफ कश्मीर कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा, हेट्रोस्पोरस यानी दो तरह के स्पोर होंगे। जाहिर सी बात है जब दो तरह का होगा, एक छोटी साइज का होगा उसे माइक्रोस्पोर कहेंगे, एक बड़ी साइज का होगा उसे हम लोग मेगा स्पोर कहेंगे। अब बेटा जो माइक्रोस्पोर जिस थैले में, जिस स्ट्रक्चर में, जिस बैग में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे या माइक्रोस्पोरेंजियम कह लीजिए, प्लूरल हो जाएगा। बात समझ आ गई। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोर जिस लीफ पे पाया जाएगा उसे क्या कहोगे तुम लोग, माइक्रोस्पोरोफिल कहोगे। बोल भाई समझ में आया, माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। इसी तरीके से मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर जो बड़ी साइज का होगा वो जिस स्ट्रक्चर में पाया जाएगा उसे हम लोग मेगा स्पोरेंजियम कहेंगे, और वो जिस लीफ में पाया जाएगा उसे हम लोग मेगा स्पोरोफिल कहेंगे। भाई देखो, इस फिल मतलब हो गया लीफ, ऐसा समझो। स्पोर मतलब होता है स्पोर, मेगा मतलब होती है बड़ी साइज की, यानी ऐसी लीफ जो बड़ी साइज का स्पोर रखे उसे हम लोग मेगा स्पोरोफिल कहेंगे। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। वो एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद रखिएगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पेज ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा आप लोग इसे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। ऑल दी एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस। जितने भी एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स होते हैं, पानी में रहने वाले टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो सब हेट्रोस्पोरस होते हैं, ये भी याद रखना। अच्छा जैसे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल दिया है बेटा यहाँ पे साल्विनिया, है ना। ये साल्विनिया देखो कैसा हेट्रोस्पोरस है, ये देखो, अभी देखो तुम, अभी हमने पढ़ा है इसमें, ये देखिए हेट्रोस्पोरस में साल्विनिया पढ़ाया है, अजोला पढ़ाया है, मार्सिलिया पढ़ाया है और सिलाजिनेला पढ़ाया है। तो यहां पर एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, असल में ऑल द एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस। उसमें एक एग्जाम्पल है साल्विनिया और दूसरा एग्जाम्पल है अजोला। दो एग्जाम्पल यहां पर मैंने बताया, साल्विनिया और अजोला। अच्छा अजोला के लिए बेटा जब बात आई है तो एक दो बातें और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है अजोला के लिए। अजोला की कुछ बातें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जब हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है 3rd यूनिट में आपके, अभी आगे है, तो जब वो उसको पढ़ेंगे तब भी हम कुछ बातें पढ़ते हैं। तो अजोला क्या है, पहली बात क्या है बेटा, ये स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा होता है, ये सबसे छोटा टेरिडोफाइटा, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा होता है, और ये बायो फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल होता है राइस फील्ड में। उसका क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है, असल में होता क्या है, अजोला में ना एनाबियना पाया जाता है। अब एनाबियना क्या होता है, याद करो, 11th में जाओ, 2nd चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वहां किंगडम मोनेरा में तुम लोगों ने बीजीए पढ़ा था, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगा में नॉस्टॉक पढ़ा था, एनाबियना पढ़ा था, ऑसिलेटोरिया पढ़ा था, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी ना तुम लोगों ने। तो वहीं पर बेटा आप लोगों ने एनाबियना पढ़ा, ठीक है। तो होता क्या है कि और याद करो एनाबियना का फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शन होता है नॉस्टॉक एनाबियना का, बेटा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, है ना, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब फर्टिलिटी बढ़ेगी तो अपने आप प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। अब यहां देखो क्या होता क्या है कि ये जो अजोला जो है जो टेरिडोफाइटा उसमें पाया जाता है एनाबियना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहती है, और ये इसीलिए अजोला अगर आप राइस की फील्ड में लगा देंगे ना तो राइस का प्रोडक्शन कई गुना कई टाइम्स बढ़ जाता है। तो देखो वही पहली बात मैंने कही कि इसमें दो बातें हैं, एक तो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा होता है और फर्टिलाइजर की तरह, बायो फर्टिलाइजर की तरह हम राइस फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, एक बात। दूसरी बात कि अजोला जो है ये एक एनाबियना के साथ क्या करता है, एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कायम रखता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब मैंने आपको कई बार बताया, मतलब ये होता है कि ऐसे दो लोग जो आपस में साथ में रहते हैं और एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्पोर। अब जो स्पोर है जो यहां पर बना था, देखो अभी हम लाइफ साइकिल में इस पर डिस्कस करेंगे। ये जो स्पोर मैंने यहां दिखाया था, ये जो स्पोर है, अब जाहिर सी बात है बेटा स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, डायरेक्ट गैमेटोफाइट बनाएगा। हाँ, स्पोर इज जर्मिनेट टू गिव राइज स्मॉल मल्टीसेलुलर
मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जिसे हम लोग प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है, अब देखो तुम यहां पे लाइफ साइकिल जरा देखो, अपने आप समझ में आएगी। ये देखिए लाइफ साइकिल देखिए, देखो बेटा पहले हम लोग एक बार लाइफ साइकिल देख लेते हैं, फिर उधर चलते हैं। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं स्पोरोफाइट से, है ना। स्पोरोफाइट कैसी होती है, 2n होती है ना। स्पोरोफाइट 2n होती है बेटा। स्पोरोफाइट है, जाहिर सी बात है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ पाया जाएगा। तो ये स्पोरोफाइट के अंदर जो लीफ होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पोरोफिल कहेंगे, है ना। ये भी 2n होगी। ये लीफ के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा थैला होगा जो स्पोर बनाएगा, उसे हम लोग स्पोरेंजिया कहेंगे। स्पोरेंजिया के अंदर बेटा स्पोर मदर सेल होती है, और ये स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगी, अभी देखो तुम लोगों ने पढ़ा है, मैंने ब्रायोफाइटा में तुम लोग को ये बात पढ़ाई थी, आप लोग देखिए नोट्स पलट के देखिए। तो जब स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है बेटा, तो वो स्पोर बनाता है, वो कैसा होता है, वो एन होता है। ठीक है, स्पोर बनाता है जो कि एन होता है बेटा। अच्छा, अब एन क्या होता है, एन जब जर्मिनेट करता है, सॉरी जब स्पोर जर्मिनेट करता है, स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो कैसा बना, गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक है बेटा, वो गैमेटोफाइट बनाता है। गैमेटोफाइट कैसा होगा, एन होगा। अच्छा, यहां पर यानी ब्रायोफाइटा के केस में गैमेटोफाइट जो होता है, और अगर ब्रायोफाइटा मोनोइशियस है, सॉरी ब्रायोफाइटा बोल रहा हूं, टेरिडोफाइटा, अगर टेरिडोफाइटा बेटा मोनोइशियस है, यानी मोनोइशियस मतलब एक ही बॉडी पे दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो जो गैमेटोफाइट को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोथैलस कहते हैं। गैमेटोफाइट को बेटा प्रोथैलस कहते हैं, जो कि हार्ट शेप का होता है। ये बेटा हार्ट शेप का होता है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। देखो ये प्रोथैलस का स्ट्रक्चर है, हार्ट शेप होता है। इसमें ये जो है इसे एपिकल नॉच कहते हैं, एपिकल नॉच कहते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ यहां पे आर्किगोनिया यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। और यहां पे इस तरीके से राइजॉइड्स होते हैं नीचे की तरफ, ये राइजॉइड्स, ये बेटा राइजॉइड्स। और यहां पर क्या होता है, यहां पर इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी एंथ्रीडिया होता है। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है, ये असल में प्रोथैलस का स्ट्रक्चर बनाया है। और प्रोथैलस में आप देखिए, ये जो प्रोथैलस बनाया, ये मैंने मोनोइशियस बनाया। भाई एक ही बॉडी पे दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं ना, बोलो एक ही बॉडी पे तो दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, तो ये आर्किगोनिया हो गया और ये एंथ्रीडिया हो गया। ठीक है, तो ये गैमेटोफाइट है। अब गैमेटोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट में एंथ्रीडिया है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब आर्किगोनिया बेटा एक बनाएगा, ये भी एन होगा, ये भी एन होगा। ये एक बनाएगा जो कि एन होगा, ये एंथ्रोजॉइड बनाएगा जो कि एन होगा। ठीक बेटा, अब ये दोनों जब आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो ये जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट फर्दर डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा। ये किसकी लाइफ साइकिल है, ये आपकी बेटा मैंने लाइफ साइकिल दिखाई है। और ये लाइफ साइकिल किसकी है बेटा, ये लाइफ साइकिल किसकी है, ये लाइफ साइकिल है आपके ये लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइटा की। अगर कैसा, अगर वो मोनोइशियस है, बात क्लियर करो, अगर वो मोनोइशियस है तब इसकी लाइफ साइकिल ऐसी होगी, क्योंकि डाइशियस होगी तो थोड़ी सी चेंज होगी, मैं थोड़ा सा बना के दिखाऊंगा आप लोगों का भी। ठीक है, तो बात कुछ समझ में आई आप लोगों को। ये प्रोथैलस जरूर याद रखिएगा आप लोग, इसमें बस इतना याद रखना कि प्रोथैलस जो है गैमेटोफाइट के केस में, टेरिडोफाइटा के केस में गैमेटोफाइट को हम लोग प्रोथैलस कहते हैं, जो कि हार्ट शेप होता है। ठीक है, अब इधर आते हैं हम लोग वापस। अब बेटा हम क्या बात कर रहे थे कि स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, जो कि प्रोथैलस कहते हैं, जो कि हार्ट शेप होता है। ठीक है, हार्ट शेप होता है। और ये प्रोथैलस बेटा कैसा, मैंने आपको दिखाया है कैसा होता है, ये मोनोइशियस होता है। नेक्स्ट देखते हैं।
अच्छा, जो अब जाहिर सी बात है, जब स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएगा तो गैमेटोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, कैसा उसका हैबिटेट होता है? तो गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस. Because of this reason, Pteridophyta is spread in limited area and is restricted to narrow geographical region. देखो, मैंने ब्रायोफाइटा के केस के लिए भी बताया था तुम लोग को, और यहां टेरिडोफाइटा के लिए भी बता दे रहा हूं. ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा टोटल का टोटल डिपेंड होते हैं पानी में, है ना, पानी में डिपेंड होते हैं. इसीलिए ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है. तो जाहिर सी बात है, ये वहीं पे सर्वाइव कर पाएंगे जहां आसपास वाटर हो. इसीलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा फैला नहीं है, दुनिया में हर जगह नहीं पाया जाएगा, हर तरह के हैबिटेट में नहीं पाया जाएगा, बल्कि एक रिस्ट्रिक्टेड, एक नैरो, एक ही इलाके में पाया जाएगा. और इसका रीजन क्या है? उसका रीजन इनके रिप्रोडक्शन है. ठीक है, समझ में आया? देखो नेक्स्ट देखते हैं. वाटर इनके लिए बहुत जरूरी है, वो अभी हम बात कर चुके हैं. वाटर टेरिडोफाइटा के लिए बहुत जरूरी है, जिस तरीके से ब्रायोफाइटा के लिए जरूरी था उसी तरीके से इनके लिए भी जरूरी है. नेक्स्ट देखते हैं. इसका जो गैमेटोफाइट है उसमें क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होता है, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया. ठीक है. इन होमोस्पोरस कंडीशन में जाहिर सी बात है एक ही तरह का स्पोर बनेगा, तो गैमेटोफाइट कैसा होता है? मोनोइशियस होगा. लेकिन हेटेरोस्पोरस के केस में गैमेटोफाइट डाइशियस होगा. ये बात अगर तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रही हो ना, तो अभी मैं इसके बाद लाइफ साइकिल पे फिर एक बार डिस्कस करूंगा, वहां पे ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर देखो कंडीशन क्या है कि अगर होमोस्पोरस कंडीशन है तो गैमेटोफाइट कैसा होगा? मोनोइशियस. होमोस्पोरस मतलब एक ही तरह का स्पोर. लेकिन अगर स्पोर दो तरह का बन रहा है तो बॉडी कैसी होगी? डाइशियस होगी. इस बात को मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में लाइफ साइकिल जहां पे हम बात करेंगे वहां फिर इसको इस बार समझेंगे. चलो नेक्स्ट देखो. सेक्स ऑर्गन आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड. अब देखो तुम कैसे कैसे धीमे धीमे हम इवॉल्व हो रहे हैं. याद करो अलगा में बेटा मैंने पढ़ाया था कि सेक्स ऑर्गन कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है और जैकेटलेस होता है, एक्सेप्ट कारा को छोड़ के. जब आप ब्रायोफाइटा में आई तो वहां पर क्या हुआ? मल्टीसेलुलर हो गया, जैकेटेड हो गया. लेकिन जब आप टेरिडोफाइटा में आ गई तो मल्टीसेलुलर, जैकेटेड हो गया. अब देखो धीमे धीमे क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है ना, धीमे धीमे डेवलप हो रहा है. नेक्स्ट क्या? एंथ्रीडिया इज हाईली रिड्यूस्ड. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. एंथ्रीडिया इज हाईली रिड्यूस्ड एंड आर्किगोनिया इज पार्शियली एम्बेडेड इनटू गैमेटोफाइट. अब आप जैसे जैसे आगे चलते चले जाएंगे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया खत्म होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा, लेस डेवलप होता चला जाएगा. ठीक है. अब देखो तुम, ये तो अभी मैंने आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा दिखाई, और ये जो लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा है, अब आप देखिए इसमें बेटा एक ही तरह का स्पोर बन रहा है. क्या मैंने कहा है कि यहां पे होमोस्पोरस है, हेटेरोस्पोरस है, माइक्रोस्पोर है, मेगास्पोर है? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही ना. ये क्योंकि एक ही तरह का स्पोर बन रहा है, मतलब ये होमोस्पोरस कंडीशन है. बोल बेटा, ये होमोस्पोरस कंडीशन है. इसीलिए देखो ना जो गैमेटोफाइट बन रहा है वो कैसा है? मोनोइशियस तो है ही ना. ये देखो मोनोइशियस है. अच्छा, लेकिन अब क्या बात हो रही थी? जो पॉइंट ये था, देखो पॉइंट क्या था कि लेकिन अगर हेटेरोस्पोरस हो तो गैमेटोफाइट कैसा होगा? डाइशियस. देखो देखो मैं यहां बनाता हूं. अब देखो बेटा, देखो स्पोरोफाइट है ना, स्पोरोफाइट. अब स्पोरोफाइट जो है वो दो तरह का स्पोरोफिल बनेगा. एक बेटा कैसा होगा? माइक्रो स्पोरोफिल होगा, एक आपका माइक्रो स्पोरोफिल होगा, और एक कैसा होगा? मेगा स्पोरोफिल होगा. ठीक है, ये समझ में आ गया. माइक्रो स्पोरोफिल में क्या होंगी? माइक्रो स्पोरेंजिया होगी. दिख रहा है आप लोगों को? बोल बेटा, माइक्रो स्पोरेंजिया होगी. मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजिया होंगी. ठीक है, मेगा स्पोरेंजिया होंगी. अब माइक्रो स्पोरेंजिया में होगा क्या? माइक्रो स्पोरेंजिया में बेटा स्पोर मदर सेल होंगे, होगा ना. माइक्रो स्पोरेंजिया में भी स्पोर मदर सेल होंगे और मेगा स्पोरेंजिया में भी स्पोर मदर सेल होंगे. अब माइक्रो स्पोरेंजिया क्या अपने पास रखता है? माइक्रो
स्पोर रखता है। इसी तरीके से मेगा स्पोरेंजिया के पास भी क्या होता है बेटा, मेगा स्पोर होता है। दिख रहा है आप लोगों को, मेगा स्पोर होता है। बात समझ में? अब बेटा ये जो मेगा स्पोर है ये देखो डेवलप करेगा, ये मेगा स्पोर, क्योंकि अब स्पोर बन गया यानी अब ये एन हो गया है। देखो यहां तक तो 2n था, ये हो जाएगा n, ठीक है। ये भी 2n हो जाएगा, ये भी 2n हो जाएगा, ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा और ये भी 2n होगा, ठीक है बेटा। अब माइक्रोस्पोर और ये तुम्हारा मेगा स्पोर होगा। माइक्रोस्पोर अब जर्मिनेट करेगा, है ना, यहां पर मियोसिस हुई होगी, यहां पर, हाँ यहां लिखा। अब माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा बेटा तो ये क्या बनाएगा, बोलो। माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ये सारी बातें लिख लेना। देखो यहां थोड़ा जगह की थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है इसलिए, लेकिन तुम लोग दिख रहा होगा, इसे नोट्स में बना लेना। दोनों तरह की, ये भी लाइफ साइकिल, यानी ये मोनोइशियस की लाइफ साइकिल, यानी होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल, और ये हेटेरोस्पोरस की लाइफ साइकिल। तो माइक्रोस्पोर डेवलप करेगा तो क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और मेगा स्पोर जब डेवलप करेगा बेटा तो ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ये फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि कैसा होगा, एन होगा, ठीक है बेटा। अब ये मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, एंथ्रीडिया होगा, इसके अंदर एंथ्रीडिया होगा, इसके अंदर क्या होगा, आर्किगोनिया होगा, इसके अंदर बेटा आर्किगोनिया होगा। अब एंथ्रीडिया क्या रिलीज करेगा, क्योंकि एंथ्रीडिया क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, जाहिर सी बात है। ये क्या बनाएगा बेटा, ये एंथ्रोजॉइड बनाएगा, ये एंथ्रोजॉइड यानी मेल गैमीट बनाएगा, जो कि एन होगा। इसी तरीके से आर्किगोनिया क्या बनाएगा, आर्किगोनिया बेटा एग बनाएगा। बात समझ में आ गई, आर्किगोनिया एग बनाएगा। अब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट बनेगा। बोल बेटा, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या होगा, डेवलप करेगा तो एम्ब्रियो बना देगा। बात समझ में आई? तो अब यहां देखो तुम, गैमेटोफाइट के केस में, क्योंकि ये हेटेरोस्पोरस है ना, ये जो लाइफ साइकिल मैंने दिखाई है बेटा, काफी कंजेस्टेड, बहुत घना हो गया कुछ समझ में आ रहा आप लोगों को। पहले तो तुम लोग इसको बनाओ, है ना, इसको बना लो, उसके बाद इसको बनाना। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि किस तरीके से होता है, क्योंकि वो जो पॉइंट मैंने लिखवाया ना वो इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, सिर्फ उस पॉइंट पे जो 2 लाइन मैंने लिखवाई है। तो वही मैं समझा रहा हूं कि मेल गैमेटोफाइट एंथ्रीडिया बनाएगा, एंथ्रीडिया एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा, जो कि मेल गैमीट होता है। फीमेल गैमेटोफाइट बेटा आर्किगोनिया उसके पास होगा और वो एक बनाएगा, ये दोनों मिलेंगे तो जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट जब डेवलप करके फिर एम्ब्रियो बना लेगा, और ये फिर एम्ब्रियो, देखो जाइगोट बनाएगा क्या, एम्ब्रियो फिर स्पोरोफाइट चलेगा, और ये लाइफ साइकिल इसी तरीके से तो चलती चली जाएगी। लेकिन ये लाइफ साइकिल किसके लिए मैंने आपको बताया, हेटेरोस्पोरस के लिए। 2 तरह का स्पोर, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगा स्पोर बनेगा। ये माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर क्या होते हैं, ये डाइशियस बनाते हैं। देखो भाई, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी पे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी पे है, दोनों अलग अलग बॉडी पे होते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये डाइशियस होता है। बोलो, कुछ समझ में आया तुम लोगों को, कुछ समझ में आया? चलें आगे देखते हैं। अब देख सकते बेटा, अब जो बात मैंने ये पूरी समझाई है ना तुम लोग को यहां पर, उसी को मैं लिखवाऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या, independent alternation of generation is found in the life cycle of pteridophyta, that is sporophyte and gametophyte are independent to each other, ठीक है। टेरिडोफाइटा केस में जो डोमिनेटिंग लाइफ साइकिल किसकी है, डोमिनेटिंग फेज कौन है, स्पोरोफाइटा। लेकिन ये जो पॉइंट है कि अभी आगे हम लोग जब एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एक बाकायदा इसकी क्लास हम करेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, वहां हम इस बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। Female sex organ Archegonia contain only one NCC. What is this NCC means? तुम लोग ब्रायोफाइटा भी जाओ, ब्रायोफाइटा में मैं जहां लाइफ साइकिल पढ़ा रहा था, नोट्स पलटो तुम लोग, नोट्स पलटिए बेटा, देखिए आप लोग, जहां मैं आप लोगों को ब्रायोफाइटा पढ़ा रहा था, तो ब्रायोफाइटा में स्ट्रक्चर मैंने तुम लोग को बनाया था, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था ना, देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, सॉरी,
ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसमें मैंने बताया था देखो ये एनसीसी है ना, और मैंने वहां बताया था क्योंकि ब्रायोफाइटा में वेल डेवलप्ड आर्किगोनिया पाया जाता है, तो वहां पर 6 से 10 एनसीसी थी, नेक कैनाल सेल। एनसीसी मतलब नेक कैनाल सेल है ना, नेक कैनाल सेल। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब टेरिडोफाइटा फिर जिम्नोस्पर्म, आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों बहुत ज्यादा रिड्यूस होते चले आ रहे हैं, लेस डेवलप होंगे, है ना, वो उनका डेवलपमेंट कम होता चला आ रहा है। इसीलिए देखिए यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसा है, ब्रायोफाइटा में अच्छा था, लेकिन जब आप आगे पहुंचे तो और ज्यादा रिड्यूस हो गया। फीमेल आर्किगोनिया कंटेन ओनली 1 एनसीसी। आर्किगोनियल म्यूसिलेज कंटेन मैलिक एसिड एक्सेप्ट इन लाइकोपोडियम विच कंटेन सिट्रिक एसिड। अब देखो तुम याद करो, मैंने तुम लोग को बेटा उसमें पढ़ाया था कि ये जो है यहां पर एग होता है, ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर दिखाया, और यही जो ऊपर की तरफ कैप्सूल होती है, यहां पर आर्किगोनियल म्यूसिलेज पाया जाता है। भाई कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है ना भाई, एंथ्रोजॉइड जो आ रहा है पानी में, होता क्या है भाई, तुम लोग को इससे पहले स्ट्रक्चर बनाया था ब्रायोफाइट में कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एंथ्रोजॉइड्स जब बन जाएगा तो वो पानी में चला जाएगा। अब वाटर में उसका मूवमेंट होता है, मूव करते हुए वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक आता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कैसे आता है, कैसे उसे पता चल जाता है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो असल में आर्किगोनियल म्यूसिलेज होते हैं, है ना। ब्रायोफाइटा केस में मैंने बताया था कि सुक्रोज होता है और पोटेशियम आयन होते हैं। ये आर्किगोनियल म्यूसिलेज होता है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है एंथ्रोजॉइड्स का। यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर बेटा ये जो आर्किगोनियल म्यूसिलेज होता है वो मैलिक एसिड होता है, ठीक है, एक्सेप्ट इन लाइकोपोडियम विच कंटेन सिट्रिक एसिड। लाइकोपोडियम के केस में बेटा सिट्रिक एसिड होता है। अच्छा, ये बात हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के लिए, क्योंकि वाटर प्रोवाइड मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स टू आर्किगोनियम। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो वैसे तो फ्लैजिलेटेड है ना, फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स पाया जाता है, फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट पाया जाता है टेरिडोफाइटा केस में। अब वो दो तरह का हो सकता है, बाई फ्लैजिलेटेड यानी दो फ्लैजिला, या मल्टी फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। तो बाई फ्लैजिलेटेड बेटा एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं उसका एग्जांपल है सिलाजिनेला। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखना तुम लोग। इतने एग्जाम्पल है ना, मैं तुम लोग को एक वीडियो बना दूंगा एग्जाम्पल को कैसे याद किया जाए, तो काफी आसान होगा तुम लोग के लिए। उसमें सारा एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म की जो भी एग्जाम्पल हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, वो थोड़ा सा आसान कर देंगे तो तुम लोग को आसान हो जाएगा याद करना। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला में बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स कहां पाए जाते हैं, सिलाजिनेला में। और बेटा मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड जो कि स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं वो आपके ड्रायोप्टेरिस में पाए जाते हैं, ठीक है, ड्रायोप्टेरिस पाया जाता है। आगे देखो, लार्ज नंबर ऑफ फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स मूव इनटू द आर्किगोनियम बट ओनली वन फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म जाइगोट। ये सेम केस तो मेल में भी होता है भाई, मतलब मेल मतलब ह्यूमन बीइंग में भी होता है। लाखों करोड़ों मिलियंस जो स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाते हैं, लेकिन एग से कोई एग फ्यूज करता है, यही तो होता है भाई। सेम चीज यहां पर भी हो रहा है कि वो एंथ्रोजॉइड्स आते तो लाखों एंथ्रोजॉइड्स आएंगे, फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, लेकिन एग से कोई एग फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट जो डेवलप करेगा वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट में। देखो ये देखो जाइगोट बना, अब वो जाइगोट बेटा एम्ब्रियो बनाया, और एम्ब्रियो जो है वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट था। इससे पहले तक यानी ब्रायोफाइटा में वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट नहीं था, लेकिन यहां पर हमें क्या होता है, वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट मिलता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, जो बात अभी मैंने आप लोगों को लिखवाई थी ना, ये जो डायग्राम देखो, ये बनाया ना, ये देखो, ये जो बात ये मैंने लिखा है ना अलग से तुम लोग के लिए, रेड और ब्लैक से मिला के, काफी खराब सा लिखा है, गंदा हो गया है काफी, तो उसको मैंने यहां पे भी समझा दिया। इन हेट्रोस्पोरस टाइप यानी जिसमें दो तरह का स्पोर बने, दो तरह का स्पोर बनेगा, एक माइक्रो होगा, एक मैक्रो स्पोर होगा, है ना। अच्छा, अब ये जो माइक्रो स्पोर जो है, ये सॉरी मेगा स्पोर है, सही कर लीजिएगा, मेगा स्पोर। माइक्रो स्पोर जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाता है, लिख चुका हूं। और मेल गैमेटोफाइट क्या रखेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब एंथ्रीडिया। इसी तरीके से जो फीमेल मेगा स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट, और वो क्या बियर करेगा, आर्किगोनिया। अच्छा,
इन सम टेरिडोफाइट्स लाइक सिलाजिनेला के केस में, इक्विसिटम के केस में, द स्पोरोफिल में बी कॉम्पैक्टली अरेंज इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलस या कोन। और ये देखो, ये मैंने अभी सेकंड या थर्ड जो पेज था हमारा, उसमें मैंने बेटा इसको डिस्कस किया था। हाँ, ये देखो, मैंने स्ट्रोबिलस बताया था, मैंने SORI सॉरी बताया था कि सॉरी क्या होता है या सोरस क्या होता है। मैंने बताया था जब ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होते हैं उसे सोरस कहते हैं या सोराई कहते हैं, और जब ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड स्पोरोफिल्स होती हैं तो उसे हम लोग स्ट्रोबिलस कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो वही बात यहां पे स्ट्रोबिलस। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। इन हेट्रोस्पोरस स्पीसीज, हेट्रोस्पोरस की बात हो रही है, जिनमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन ऑन द पैरेंटल स्पोरोफाइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पैरेंटल स्पोरोफाइट पे रहते हैं, और जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, इस बात जाइगोट ही यंग एम्ब्रियो में डेवलप करता है, टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। यानी देखो, ये फीमेल गैमेटोफाइट है ना, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये एग है ना, ये एग है, यहां से आया क्या, मेल गैमीट यानी एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड्स, और एंथ्रोजॉइड्स आएगा, इससे फ्यूज कर जाएगा, इससे फ्यूज कर जाएगा, और ये क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा, और ये जाइगोट बेटा एम्ब्रियो बनाएगा। अब ये जो एम्ब्रियो है ना, विद इन दी फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, while it remain attached to the parental body, अभी भी ये स्ट्रक्चर जो है पैरेंटल बॉडी से अटैच होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट। ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसके जस्ट बाद हमें सीड मिलना स्टार्ट हो जाता है। भाई इसके जस्ट बाद ही तो सीड मिलता है भाई, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म में हमें सीड नहीं मिलने लगता है, एंजियोस्पर्म में भी सीड मिलता है, तो जिम्नोस्पर्म में सीड मिलता है ना, तो ब्रायोफाइटा क्योंकि उसके जस्ट पहले है, ठीक है, ब्रायोफाइटा में सीड नहीं मिलता है, लेकिन उसके अंदर ब्रायोफाइटा में हमें कुछ झलक मिलने लगती है, कुछ सीड कैसे बनता है उसके कुछ हमें इमेज दिखने लगते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम एवोल्यूशनरी लिहाज से एकदम सही है प्लांट में। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं कि टेंडेंसी टुवर्ड्स द सीड फॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। सही बात है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि डिवीजन टेरिडोफाइटा को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक है सिलॉप्सिडा जिसे और ट्रैक्योफाइट्स कहते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है साइलोटम लिविंग है, और दूसरा राइनिया है जो फॉसिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है राइनिया के बारे में। नेक्स्ट आ जाओ, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम नेक्स्ट ग्रुप है, लाइकोपोडियम जिसे क्लब मॉस भी कहते हैं। इसका 2 एग्जाम्पल है, एक तो लाइकोप्सिडा है, एक तो सिलॉप्सिडा है, एक लाइकोप्सिडा है। इसका एक एग्जाम्पल है बेटा लाइकोपोडियम, और दूसरा है सिलाजिनेला। सिलाजिनेला के बहुत से नाम है, जैसे सिलाजिनेला को हम कह सकते हैं बर्ड नेस्ट मॉस भी कह सकते हैं, बर्ड नेस्ट मॉस भी कह सकते हैं, या इसे हम लोग बर्ड नेस्ट मॉस या हाँ रिजरेक्शन प्लांट भी कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसे हम लोग स्पाइक मॉस भी कह सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये बर्ड नेस्ट मॉस या रिजरेक्शन प्लांट होता है। अच्छा, सिलाजिनेला जो है ना बेटा, ये ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, ये बहुत खूबसूरत होता है। ऑर्नामेंटल मतलब होता है वो कोई भी चीज जो सजाने के लायक हो, चाहे वो गार्डन में सजाने के हो, चाहे आपके घरों में सजाने के हो, तो ये सिलाजिनेला कहलाता है। अच्छा, सिलाजिनेला की जो लीफ होती है ना, आगे मैं अभी इसका स्ट्रक्चर यहां दिखाया हूं, ये देखो, ये सिलाजिनेला का प्लांट है। ये बेटा सिलाजिनेला का प्लांट मैंने दिखाया है। सिलाजिनेला की जो लीफ होती है ना, जब ड्राई कंडीशन आती है, पानी की कमी होती है,
तो अपने आप को ऐसे ऐसे समेट लेती है ना, ऐसे समेट लेती है। और जैसे ही पानी मतलब फेवरेबल कंडीशन आती है, पानी मिलने लगता है, तो ये अपने आप को ऐसे फैला लेती है। तो ये इसकी बड़ी खास बात होती है, ये सिलेजिनेला की। अच्छा, इसे बर्ड नेस्ट मॉस या रिजर्वेशन प्लांट कहते हैं। एक बात और तुम लोग बता दे रहा हूं, सिलेजिनेला की एक वैरायटी है जिसे हम लोग सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस कहते हैं, और असल में इसे हम लोग संजीवनी कहते हैं। संजीवनी बूटी याद है? संजीवनी बूटी ये मेडिसिन में इस्तेमाल होती है, संजीवनी बूटी। आप लोगों ने देखा होगा रामायण में, या कहानी सुनी होगी कि हनुमान जी जाते हैं हिमालय पे यही जड़ी बूटी ढूंढने के लिए। उनको समझा के भेजा जाता है कि इस तरह का प्लांट है और उसमें वो संजीवनी बूटी है। तो वो क्या, उनको वो वहां जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो वो पूरा हिमालय ही अपने हाथ पे ऐसे लेके चले आते हैं ताकि उसमें से आदमी पता कर ले। शायद आपने देखा होगा फोटो में इस तरीके से बना रहता है। तो वो असल में जो कंफ्यूज हुए थे वो हनुमान जी, वो असल में इसी संजीवनी बूटी जो होती है उसी के लिए कंफ्यूज हुए थे, वो यही प्लांट है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा स्फिनोप्सिडा, जिसे हम लोग हॉर्स टेल भी कहते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल है इक्विसिटम, है ना, एक एग्जाम्पल है इक्विसिटम। इक्विसिटम के लिए 2-3 बातें मैं बताते रहा हूं। पहली बात ये कि इक्विसिटम इज ए इंडिकेटर ऑफ गोल्ड। ये गोल्ड का इंडिकेटर होता है ना। यानी गोल्ड का इंडिकेटर का क्या मतलब कि अगर जहां पर इक्विसिटम की ग्रोथ अच्छी हो रही है, जिन इलाकों में इक्विसिटम प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, इसका मतलब यह है कि उनकी सॉइल्स में गोल्ड है। ये इंडिकेटर होता है। बहुत सी चीजों के अलग अलग प्लांट्स जो है अलग अलग चीजों के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। तो ये गोल्ड का इंडिकेटर। नेक्स्ट, सिलिका जो है ये पाई जाती है इसके स्टेम में और इसकी लीफ में भी, जिसकी वजह से इक्विसिटम की बॉडी जो होती है वो हल्की सी रफ टाइप की होती है। इन स्टेम एंड लीफ, ठीक है बेटा, स्टेम एंड लीफ। तो ये हो गया स्फिनोप्सिडा। लास्ट है आपका टेरोप्सिडा है, और टेरोप्सिडा का बेटा जो एग्जाम्पल है, टेरोप्सिडा को हम लोग फर्न भी कहते हैं। फर्न के कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, जिसे मेडन शील्ड फर्न कहते हैं। दूसरा है एडेंटम। एडेंटम, इससे बेटा मेडन हेयर फर्न कहते हैं या वॉकिंग फर्न कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर इसे वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आया है बाकायदा। असल में जो एडेंटम की खास बात बेटा ये है कि वो अपनी लीफ के जरिए से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है। कैसे करती है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द टिप ऑफ लीफ। लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द टिप ऑफ लीफ, ठीक है बेटा। अब लीफ के टिप से ये रिप्रोडक्शन होता है। इसमें बहुत फास्ट प्रोडक्शन होता है। होता क्या है कि जैसे मान लो लीफ है ना, ये लीफ है, ये सॉइल है, ये बेटा सॉइल है, ठीक है। अब ये लीफ अगर मान लीजिए सॉइल से टकराएगी तो होगा क्या, लीफ ब्रेक कर जाएगी और इस लीफ से एक नया एडेंटम प्लांट हो जाएगा। अब वो जो नया एडेंटम प्लांट होगा उसकी लीफ मान लीजिए फिर सॉइल से टकराएगी, फिर अलग हो जाएगी और एक नया प्लांट डेवलप करेगी। इसकी वजह से वो इस तरीके से ऐसा लगता है कि वॉक कर रही है, इसीलिए हम इसे वॉकिंग फर्न कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया एंड टेरिस। ये कुछ एग्जांपल है टेरोप्सिडा के, ठीक है बेटा। ये देखो अभी मैंने तुम लोग को बताया था, ये जो एग्जांपल है ये सिलाजिनेला का है, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है ना, ये बेटा है इक्विसिटम का, ये इक्विसिटम का है, जिसे हॉर्स टेल भी कहते हैं। ये स्टोबिलस है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि स्टोबिलस क्या होते हैं बेटा। स्टोबिलस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्पोरोफिल, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्पोरोफिल, ठीक है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्पोरोफिल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोबिलस कहते हैं। देखो ये नोड है ना, इसकी जो स्टेम जो है, स्टेम में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम और लीफ तो पाया जा रहा है,
तो ये नोड है, और आपको पता है कि नोड, दो नोड के बीच में क्या होता है, ये एक नोड हो गई और एक नोड ये हो गई आपकी। तो ये नोड ये नोड है, और इन दोनों के बीच की इंटरनोड कहलाएगी, और ये इसमें राइजोम पाया जाता है। तो ये बेटा है इक्विसिटम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा टेरिडोफाइट्स का, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। दो तीन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसके। पहली ये है कि ये सॉइल से बहुत, सॉइल को बांध के रखता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है या कम होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। दूसरा, अभी जो मैंने आपको बताया, ये जरूर तुम लोग याद रखना है, इसमें काफी पूछा गया, मेडिसिन की तरह सिलेजनेला इस्तेमाल होती है। और कौन सी सिलेजनेला का एक वैरायटी है सिलेजनेला ब्रायोप्टेरिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संजीवनी, जिसे संजीवनी कहते हैं बेटा, है ना, संजीवनी। नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल, यानी सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फर्न है, सिलेजनेला है। सिलेजनेला मैंने बताया इसे बर्ड नेस्ट बॉस कहते हैं, और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। और एज अ फूड वो मार्सिलिया जो है वो एज अ फूड यानी खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा आज की जो हमने ये कंप्लीट कर लिया टेरिडोफाइट्स का, बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया है आपसे। इसका आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए, है ना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद उस सबको पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को एक बार पढ़िए, ईमानदारी से बैठ के पढ़िए। अभी तो आपको मैंने समझाया, मुझे उम्मीद है काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सी बातें भी बची रह जाएंगी, नहीं समझ में आएगा। फिर से पढ़िए, आप लोग पढ़िए बेटा, और क्वेश्चन भी लगाइए, साथ साथ क्वेश्चन लगाते रहिए। हमारा अलगी कंप्लीट हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आप क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई भी किताब उठाइए जो भी आपको सही लगती है, कोई भी किताब बेटा जो आपको सही लगती है आप उठाइए, और उसके सारे क्वेश्चन लगा डालिए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 95%, 99% क्वेश्चन आपके लग जाएंगे इन सारे टॉपिक से, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।